दोस्तों, अफगान फौजी वर्दियों में मलबूस रूसी खुफिया इदारे केजीबी और जीआरयू के कमांडोज अपने ठिकानों से निकले और उन्होंने सदारती महल समेत काबुल की अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा करके अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को कत्ल कर दिया। चंद मिनटों के अंदर अंदर अफगान हुकूमत बगैर किसी बड़ी मजामत के धड़ाम से गिरकर कुछ ही देर बाद रेडियो काबुल से एक ऐलान नशर हुआ जिसमें कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा बबरी कामिल नई अफगान हुकूमत के सरबराह होंगे और रूस ने उन्हीं की ईमा पर यह फौजी ऑपरेशन किया है। दोस्तों, आज से ठीक 40 साल पहले पेश आने वाले इस वाक़े ने जलजले की वो लहरें पैदा की जिनके असरात से यह पूरा खित्ता आज तक लरज रहा है। उस दौरान लाखों लोग मारे गए, खरबों डॉलर जाया हुए और करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर वो खराशें पड़ी जिनका कोई मरहम नहीं। अफगान हुकूमत का तख्ता उल्टे के अगले दिन जब 2 मजीद डिवीजन सरहद अबूर करके अफगानिस्तान में दाखिल हुए तो मुल्क में रूसी फौजियों की कुल तादाद 30,000 तक पहुंच गई। इससे पहले कई दिन से रूसी फौजी फजाई और जमीनी रास्तों से अफगानिस्तान पहुंच रहे थे। उस जमाने में बहुत से लोग समझते थे कि अफगानिस्तान पर रूसी चढ़ाई का मकसद दरअसल गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना है और इस मुहिम का अगला मरहला पाकिस्तान होगा। खुद पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की हुकूमत ने यही नारा बुलंद करके रूस के खिलाफ जिहाद की राह हमवार की। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। 1973 तक अफगानिस्तान में शहनशाहत थी और मोहम्मद जहर शाह पिछले 40 बरस से मुल्क के बादशाह चले आ रहे थे। यह सिलसिला उस वक्त टूटा जब जहर शाह इलाज की खातिर मुल्क से बाहर गए तो उनके चचाजाद भाई और बरादरे निस्बती दाऊद खान ने उनका तख्ता उलट दिया। दाऊद खान साबिक वजीर आजम और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसलिए उन्हें जहर शाह को माजूल करने में कुछ ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और खून का एक कतरा बहे बगैर इक्तदार पर काबिज हो गए। और वैसे भी बज़ाहिर साबिक शाह इतने गैर मकबूल थे कि उनकी हमायत में कोई सामने नहीं आया। अलबत्ता दाऊद खान ने खुद बादशाह बनने की बजाय मुल्क को जमहूरी खतूत पर इस्तवार करने की कोशिश में अपने लिए सदर का ओहदा मुंतखब किया। दाऊद खान पाकिस्तान की सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने पाकिस्तान के पश्तून और बलोच अलहदगी पसंद अनासिर से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले भी किए। कहा जाता है कि ऐसे ही एक हमले में पेशावर में फरवरी 1975 में सूबा सरहद के गवर्नर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हयात मोहम्मद खान शेरपाव मारे गए। उसी दौरान उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान में प्रॉक्सी जंग का सिलसिला शुरू किया जो आने वाले दिनों में बढ़ता चला गया और उसका साया आज तक पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात भर अंधेरा फैलाए हुए है। दाऊद खान की सदारत 4 साल चली। आखिर अप्रैल 1978 में कम्युनिज्म की जानब झुकाव रखने वाली पार्टी पीडीपीए ने रूस की आशीर्वाद से उनका तख्ता उलट दिया और दाऊद समेत उनके तमाम खानदान को हलाक कर डाला। उस बगावत को सौर इनकलाब का नाम दिया जाता है। सौर इनकलाब के नतीजे में पहले नूर मोहम्मद तारकई अफगानिस्तान के सदर बने, जिनके बाद वजीर खारजा हफीजुल्लाह अमीन ने उन्हें रास्ते से हटाकर खुद ये कांटों भरा ताज सर पर पहन लिया। लेकिन अफगानिस्तान की रवायती और कबायली संगलाख जमीन में रातों रात सोशलिस्ट पौधा उगाना मुमकिन नहीं था। काबुल में जरूर इक्का दुक्का औरतें सीक्रेट में नजर आती थीं और बड़े शहरों से यूरोपी टोले गुजरते थे, लेकिन अब भी मुल्क का बेशतर इलाका करूने वस्ता में जी रहा था। पीडीपीए ने आते ही जो इस्लाहात की, उनमें औरतों को बराबरी के हुकूक दिलवाना, किसानों के कर्जे की माफी, दुल्हन खरीदने की रस्म का खात्मा, इस तरह के और भी बहुत सारे इकदाम शामिल थे। ये उस किस्म का पश्तून मुआशरा था जिसने 1.5 सदी कबल सैयद अहमद शहीद के कट्टर इनकलाबी इस्लामी इस्लाहात के प्रोग्राम तक को मुस्तरद कर दिया था। तो भला वो कम्युनिस्ट निजाम को कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए सौर इनकलाब के फौरन बाद मुल्कगीर मुजाहरे शुरू हो गए जिन्होंने मसल्ला बगावत में ढलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। जल्द ही सौर इनकलाब के जद में नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट नामी एक तहरीक वजूद में आ गई जिसका मकसद रूस नवाज हुकूमत का खात्मा था।
उधर पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने इस तहरीक में शामिल मजहबी अनासर की खुल्लम खुल्ला फौजी और माली मदद शुरू कर दी। खास तौर पर उनके नजर करम गुलबदीन हिकमत यार पर पड़ी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने से ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की निगाह इंतखाब में थे। जियाउल हक ने हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी को असलहा फराहम करना शुरू कर दिया, जिसके नजरियाती डांडे पाकिस्तानी जमात इस्लामी से मिलते थे। बहुत सी जगहों पर इस जद्दोजहद को इस्लाम और कम्युनिज्म के दरमियान जंग से ताबीर किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा किया और अफगानिस्तान के कोने कोने में मस्जिद के मिंबरों से कम्युनिज्म के वो घिनौने शक्ल लोगों के सामने पेश की गई कि काबुल और 2-4 बड़े शहरों के अलावा तकरीबन हर जगह हुकूमत की रेट खत्म होकर रह गई। रूसी उस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे थे। रूसी खुफिया इदारे केजीबी की अफगानिस्तान में गहरी जड़ें थी और जो 1979 आगे बढ़ता गया, ये रिपोर्टें तारीख तर होती चली गईं। आखिर 12 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन के 5वें सरबराह और उनके साथियों ने हाथ से लिखे एक नोट पर दस्तखत किया और खित्ते की तकदीर पर मोहर सबत हो गई। इस फैसले की मोटी मोटी कुछ वजूहात हैं जो हम यहां आपको बता रहे हैं। रूसी नहीं चाहते थे कि अफगान हुकूमत के खिलाफ चलने वाली बगावत उस आंधी की शक्ल इख्तियार कर ले जो हुकूमत ही को उड़ाकर ले जाए। रूसी माइंडसेट की मंजरकशी अमेरिकी CIA की उस रिपोर्ट में मिलती है जो उसने अफगानिस्तान पर रूसी चढ़ाई के 20 दिन बाद अमेरिकी हुकूमत के लिए तैयार की थी। रूस को 1979 में ये धड़का लगा कि काबुल की हुकूमत इक्तदार में रह पाएगी या नहीं। रूस को मालूम था कि अफगान फौज बड़ी हद तक गैर मौसर साबित हो रही है और बागी मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। सोवियत रहनुमाओं का ख्याल था कि अमीन फौज को वसी तर सियासी मफाद में हासिल करने वाली पनाह में नाकाम रहेंगे और वो रूसी मशरों पर भी अमल नहीं कर दें। दूसरी तरफ रूसी कयादत के सामने यह मसला भी दरपेश था कि अगर अफगान इनकलाबी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया तो उससे दुनिया भर में यह तासुर जाएगा कि सुर्ख इनकलाब का जोर टूट रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जनूबी यमन, अंगोला और इथोपिया जैसे मुल्कों में कायम कमजोर सोशलिस्ट हुकूमतों का कायम रहना मुश्किल तर हो जाएगा। गोया ये अना और तासुर की जंग भी थी। उसी साल ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था। मशरकी सरहद पर जनरल जियाउल हक की फौजी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करने का वादा कर रखा था। रूस को डर था कि अगर इस माहौल में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत ढह गई तो उसकी जगह इस्लामी बुनियाद परस्तों की हुकूमत आ सकती है, जिससे अफगानिस्तान से मुल्का मुस्लिम अक्सरियती रूसी रियासतों को अलहदगी के लिए शय मिल सकती है। रूस किसी सूरत में गवारा नहीं कर सकता था कि उसकी जनूबी सरहद भी गैर महफूज हो जाए, लेकिन मशरक में उसके चीन के साथ तनाज़ात चल रहे थे, जबकि मगरब की तरफ से उसे अमेरिकी इत्तेहादियों ने घेरा हुआ था। दूसरी तरफ रूस को इत्तलात मिल रही थी कि अमीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की खिचड़ी पका रहा है और ये इत्तलात बेबुनियाद नहीं थी। रूसी हमले से सिर्फ 1 माह कबल एक अमेरिकी सफारतकार की सदर अमीन से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वाशिंगटन को एक केबल भेजी थी जिसमें लिखा था कि 40 मिनट पर मुहित इस मुलाकात में अमेरिका पलट सदर अमीन ने वाजे किया है कि अफगानिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहता है। वो अमेरिका अफगानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं और चूंकि वो अमेरिका में मुकीम रहे हैं इसलिए उन्होंने उसके लिए मोहब्बत का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया कि वो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को बैरूनी हाथों बशमूल रूस गिरवी नहीं रखेंगे। रूस इस पस पर्दा ड्रामे से बेखबर नहीं था। 1995 में अफशा होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1979 में केजीबी के सरबराह ने सोवियत यूनियन के इत्तेहाद को हाथ से लिखा एक नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि हफीजुल्लाह अमीन अमरीकी नाज़िमुल उमूर से गठजोड़ हमसे छुपा रहे हैं। हफीजुल्लाह अमीन और अमरीकी सफारत खाने के दरमियान ये मुलाकात गोया ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुई और आखिरकार 12 दिसंबर 1979 को कोई बहस किए बगैर अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत का फैसला कर लिया गया। इस तमाम फसाने में अगर कोई जिक्र नहीं आया तो वो गर्म पानियों तक पहुंचने का रूसी मंसूबा था।
یہ چرن بعد میں افغان جہاد کو تقویت دینے والوں نے بیچا اور اس کے خریدار آج بھی پاکستانی ٹی وی چینلز پر نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔